हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत, मतलब मेन कोर्स। बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके 2024 के एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और साथ के साथ इस वीडियो में हमने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कवर किया है। तो मेनली हम जो हिंदी के हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, आपको ये नोट्स हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, इस वीडियो के ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से नोट्स को एक्सेस करिए और पढ़ाई करना चालू करिए। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे के सारे नोट्स हैं वो आपकी बुक को देखकर अच्छे प्रकार से बनाए गए हैं। बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ? कोरिया या वियतनाम के केस का अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करिए। देखिए, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर जो किस प्रकार आएंगे और उनके आंसर आपको किस प्रकार लिखने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो ये है जिसमें शीत युद्ध के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? शीत युद्ध के बारे में। दूसरे पार्ट में यहाँ पे उदाहरण के साथ लिया गया है कि कोरिया और वियतनाम का आपको केस स्टडी करना है और ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विश्व का विभाजन, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले में आपको शीत युद्ध के बारे में डिफाइन करना है, उसका विश्व विभाजन कैसा हुआ ये, और दूसरे में कोरिया और वियतनाम के बारे में बताना है विश्व विभाजन के तौर पे। चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर बनेगा, शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन, विस्तृत विश्लेषण। ठीक है, आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन और उसके बाद यहां से आप शुरू कर देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव से घिरी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? शीत युद्ध का दौर चालू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका उभर कर सामने आई। ठीक है, इन दो, ये आप कह सकते हैं विश्व की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों में से थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि अन्य देशों की हालत जो थी खराब हो चुकी थी। और साथ के साथ इन्हीं दो महाशक्तियों के पास आप कह सकते हैं दो अलग अलग विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे अमेरिकी और उनके साथी देश, और जो आपके साम्यवादी जो विचारधारा है उसको मानने वाले लोग थे सोवियत संघ और उसके साथी देश। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो विचारों को लेकर, मतलब विचारधारा को लेकर उनके बीच में संघर्ष हुआ, फिर राजनीति को लेकर हुआ, आर्थिक को लेकर हुआ और सैन्य को लेकर हुआ। आर्थिक से कि कौन सी विचारधारा अपना विकास कितना अच्छे प्रकार से कर पा रही है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। सैन्य की बात करें तो दोनों की दोनों जो महाशक्तियां थी वो अपना सैन्य ताकत, ठीक है, आर्मी जो पावर थी उसको बढ़ाना चाहती थी। आगे बढ़े, यह तनावपूर्ण माहौल शीत युद्ध कहलाया। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा समय था 1947 से लेके 1991, ठीक है, ये सन याद रखिए, 1947 से 1991 के बीच में शीत युद्ध चला था और यही जो दौर था, इस पूरे दौर में विश्व में तनाव बना रहा। किसको शीत युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है, जिसने दुनिया को दो गुटों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, पूर्वी देशों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधारा कह सकते हैं। इस विभाजन का प्रभाव दुनिया के हर क्षेत्र में महसूस हुआ, जिसमें कोरिया और वियतनाम जैसे देश भी शामिल थे। अब देखिए, अभी हमने शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा विवरण में करा। अब देखिए आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया होगा और सबसे पहले आप उसको कह सकते हैं कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, उसको अगर शीत युद्ध के बारे में पूछा गया तो शीत युद्ध के बारे में, अगर अर्थव्यवस्था या वैश्वीकरण के बारे में पूछा गया तो वैश्वीकरण के बारे में आप थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे। तो आपने डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद विश्व विभाजन के कारण क्या क्या थे, किन कारणों से विश्व का विभाजन हुआ, तो इसके बारे में आपने पॉइंट लिख दिया। पहला, वैचारिक मतभेद, दोनों विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थी, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा में पूंजीपतियों के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत रहा करती थी और साम्यवादी विचारधारा में बात करें तो एक संस्था, ये कह सकते हैं सरकार के पास सारी ताकत थी जिसके आधार पर पूरा देश चलाया जाता था। वहां पे कोई भी व्यक्ति के पास
अगर उसके पास धन है तो भी उसके पास एक्स्ट्रा पावर नहीं होती थी। तो इस प्रकार की एक विचारधारा, मतलब दो विचारधाराओं के बीच में क्या था, मतभेद था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के बारे में मौलिक मतभेद थे। अमेरिका ने पूंजीवादी और लोकतंत्र का समर्थन किया, जबकि साम्यवाद, सोवियत संघ ने साम्यवाद और एक पक्षीय शासन का क्या करा, समर्थन किया। एक पक्षीय शासन से तात्पर्य है कि पूरे शासन व्यवस्था में केवल एक ही पक्ष होगा, ठीक है, वही पक्ष पूरे शासन को चलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक और पार्टी है जो कि आपकी कॉम्पिटिटर है, ऐसा होगा ही नहीं साम्यवादी व्यवस्था में। इस प्रकार की व्यवस्था सोवियत संघ ने अपना रखी थी। फिर आता है सैन्य प्रतिस्पर्धा। इसके बारे में फटाफट समझते हैं कि सैन्य प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है कि दोनों की दोनों महाशक्तियां अपनी सैन्य व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त, शक्तिशाली और विश्व में और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो हथियारों की होड़ लग गई। होड़ से क्या तात्पर्य है, दोनों की दोनों महाशक्तियां नए नए प्रकार के हथियार बना रही है। अब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत में जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग कर दिया। तो सोवियत संघ को पता चला कि अब परमाणु बम है तो हमें भी परमाणु बम की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, उसे बनाना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों देश और ज्यादा जो अपनी हथियार व्यवस्था है उसको बढ़ाने लगे। दोनों महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करना आरंभ कर दिया और अपने प्रभाव क्षेत्र को भी विस्तार करा। प्रभाव क्षेत्र से तात्पर्य जहां पे उन देशों का प्रभाव हो रहा है, जैसे सोवियत संघ के आसपास के जो देश थे उन पर प्रभाव था, तो सोवियत संघ क्या चाहता था, उन देशों के साथ साथ और जो प्रभाव है वो पूर्व में और ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा देश सोवियत संघ की व्यवस्था के अंतर्गत आए। अविश्वास का भय, दोनों देशों के बीच में अविश्वास था, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच में अविश्वास और भय का माहौल था। फिर आता औपनिवेशिक का अंत। औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया था, जिसमें नए राष्ट्रों का उदय हुआ। उदाहरण के तौर पे भारत के जो औपनिवेशिक शासन था, ठीक है, कॉलोनाइजेशन आप कह सकते हैं, वो व्यवस्था भारत से भी समाप्त हुई। साथ के साथ विश्व के और भी ऐसे देश थे जहां पे ये जो व्यवस्था थी कि अन्य शक्तिशाली देश ने आके उस देश पे कब्जा करके अपनी व्यवस्था चालू करी, वो व्यवस्था वहां से हट चुकी थी। क्यों? इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी देश थे उन्होंने युद्ध लड़ा और उनकी अब व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि वो औपनिवेशिक शासन को सही प्रकार से नहीं चला पा रहे थे। आगे बढ़े, प्रॉक्सी का युद्ध एक आता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधी तरह से युद्ध में शामिल होने से बचते हुए कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से एक दूसरे को लड़ाया। आप समझिए कि प्रॉक्सी के युद्ध से तात्पर्य है कि दोनों महाशक्तियां कभी भी एक दूसरे के सामने आई नहीं, ठीक है। ये कारण, मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कब आया था पता है, ये पॉइंट आया था क्यूबा संकट के दौरान, जब दोनों महाशक्ति एक दूसरे के आमने सामने थी और पूरे विश्व को लग रहा था कि बस अभी युद्ध हो जाएगा और ये वाला युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा घातक होगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास हद से ज्यादा परमाणु बम कह सकते हैं, हद से ज्यादा हथियार और हद से ज्यादा सेना थी। तो प्रॉक्सी युद्ध से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि कभी भी दोनों देश एक दूसरे के सामने नहीं आए, ना अमेरिका सोवियत संघ के सामने गया, ना सोवियत संघ अमेरिका के, मतलब एक प्रकार से कहते हैं कभी फेस टू फेस लड़ाई नहीं हुई। इन लोगों ने क्या करा, जिस देश में इनका शासन चल रहा था उन देशों को अन्य देशों से लड़वाया, तो ये प्रॉक्सी युद्ध कहलाया। फिर आता है कोरियाई मामले के बारे में बात करें। अब यहाँ पे हम कोरिया का उदाहरण लेकर समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 38वें समानांतर के दो भागों में विभाजित कर दिया, मतलब 38 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री के समानांतर जो कोरिया था उसको विभाजित कर दिया गया, ठीक है। सपोज करिए ये कोरिया का एक देश है, ठीक है, तो इतना बड़ा कोरिया है, तो 38 डिग्री के आप कह सकते हैं एंगल पे उसको पूरी तरह से काट के कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट शासन और दक्षिण में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी शासन था। उत्तर में कौन सा शासन था? सोवियत संघ का, कोरिया के अंतर्गत, और दक्षिण में अमेरिका का शासन था, पूंजीवादी व्यवस्था। दोनों शासनों ने अपनी वैचारिक प्रणालियों को स्थापित करने और पूरे प्रायद्वीपीय को अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि दोनों व्यवस्थाओं ने, आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो क्षेत्र था उस पर अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर दी थी, ठीक है, और अपना शासन स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कोरियाई युद्ध भी शुरू हुआ। तो एक सन आता है 1950 का जिसमें उत्तरी कोरिया ने क्या करा, दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए उत्तरी कोरिया में कौन सी व्यवस्था थी? सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ की व्यवस्था ने अमेरिका की व्यवस्था पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, और कोरियाई युद्ध जो था वो शुरू हो गया। आगे बढ़े, यह युद्ध 3 साल तक चला। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका
बलों ने दक्षिणी कोरिया का समर्थन किया जबकि चीन ने उत्तरी कोरिया का समर्थन किया। ठीक है, चीन ने उत्तरी कोरिया का समर्थन किया, क्यों? क्योंकि चीन में भी वही व्यवस्था थी जो कि सोवियत संघ में थी, तो एक प्रकार से चीन भी सोवियत संघ की पार्टी की तरफ था। तो अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया की मदद करी और चीन ने उत्तरी कोरिया की मदद करी इस युद्ध के दौरान। युद्ध में लाखों लोग मारे गए और काफी बड़ी तबाही हुई। 1953 मतलब 50 से शुरू हुआ, 1953 तक चला। 53 में युद्ध गतिरोध और समाप्त हुआ। ठीक है, युद्ध का जो आप कह सकते हैं गतिरोध था वो समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन बना रहा। अब क्या हुआ? अब जब विभाजन करवाया गया था, ठीक है, 38वें समानांतर पर जब उस देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, तो युद्ध खत्म होने के बाद भी ये जो व्यवस्था थी ये चलती रही। फिर आता है वियतनाम का मामला, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वियतनाम था वो फ्रांसीसी उपनिवेश था, मतलब फ्रांसीसी जो व्यवस्था थी, फ्रांस के देश की पूरी व्यवस्था ने कब्जा कर रखा था। कहाँ पे? वियतनाम पे। उपनिवेश उसके अंतर्गत आता था। 1945 में हो ची मिन्हा के नेतृत्व में वियतनामी कम्युनिस्ट ने फ्रांसीसियों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी, फ्रांस की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन की, वो वियतनाम पे कायम थी। तो 1945 में क्या हुआ? एक व्यक्ति हैं हो ची मिन्हा के नेतृत्व में वियतनाम ने कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने फ्रांसीसी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। फिर वियतनामी कम्युनिस्ट ने राष्ट्रवाद और साम्यवाद के विचारों को बढ़ावा दिया और उन्होंने वियतनाम को एक स्वतंत्र और एक देश के रूप में लक्ष्य रखा। अब देखिए, वियतनामी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो राष्ट्रवाद को मानती थी, साम्यवाद का विचारधारा को बढ़ावा देती थी। तो उन्होंने क्या माना कि वियतनाम क्या है, एक स्वतंत्र देश होना चाहिए और एकीकृत देश होना चाहिए। 1954 में फ्रांसीसी सेना को दिन बिन प्यू की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, 1954 में एक आप कह सकते हैं युद्ध हुआ था फ्रांस की सेना का। ठीक है, किसके साथ? वियतनाम के साथ। वियतनाम का जो आप कह सकते हैं वियतनाम के साथ जो युद्ध हुआ, उस लड़ाई में उसको हार माननी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ? जिनेवा एक समझौता हुआ, जिनेवा समझौता, और उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समझौते ने वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया, उत्तरी में कम्युनिस्ट शासन और दक्षिण में पूंजीवादी शासन। जिस प्रकार विभाजन कोरिया का हुआ था उसी प्रकार वियतनाम का भी विभाजन हो गया। ठीक है, वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक था उत्तरी कम्युनिस्ट का और दूसरा दक्षिणी पूंजीवादी व्यवस्था का। हालांकि 1955 में होने वाली राष्ट्रीय चुनाव ने धांधली के आरोप के कारण चुनाव भी कभी नहीं हुए। ठीक है, 1955 में चुनाव होने वाले थे जब विभाजन हो गया उसके बाद, तो चुनाव में धांधलेबाजी के कारण या फिर आप कह सकते हैं घोटालों के कारण ये चुनाव नहीं हुआ। इसके बजाय उत्तरी वियतनाम और वियतकांग मतलब दक्षिणी वियतनाम कम्युनिस्ट गोरिल्ला के बीच में 1955 में वियतनाम युद्ध छिड़ा। फिर एक बार वियतनाम का युद्ध हुआ। ठीक है, 1955 में यह युद्ध 20 साल तक चला। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का समर्थन किया जबकि सोवियत संघ और चीन ने उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया। ठीक है, जिस प्रकार चीन ने उत्तरी कोरिया का समर्थन किया था उसी प्रकार यहाँ पे भी चीन ने उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया और अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का समर्थन किया ताकि युद्ध में जो जीत है वो हासिल की जा सके। यह युद्ध विनाशकारी था, लाखों लोग मारे गए। 1975 में दक्षिणी वियतनाम सरकार के पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, 1975 में क्या हुआ? दक्षिणी वियतनाम की जो सरकार थी उसको पतन कर दिया गया, उसका पतन हो गया और युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा वियतनाम का एकीकरण हो गया। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है कि सपोज करिए ये वियतनाम है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, 1955 में। उसके बाद जो युद्ध चला 20 साल तक, ठीक है, 1955 से 75 तक, इस युद्ध के दौरान काफी बड़ी जान माल की हानि हुई। फिर 1975 में दक्षिणी वियतनाम की सरकार का पतन हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है तो ये वाली जो सरकार है इसका पतन हो गया और जब पतन हो गया तो उत्तर की जो पूरी व्यवस्था थी वो आ गई, मतलब उत्तर की व्यवस्था ने पूरी तरह से दक्षिणी वियतनाम को अपने अंतर्गत कर लिया और उसका अपना हिस्सा बना लिया। तो वियतनाम का क्या हुआ? एकीकरण हो गया। फिर से विभाजन के कुछ परिणामों की बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, प्रॉक्सी युद्ध जिसमें कभी भी आमने सामने नहीं आए। ठीक है, वियतनाम में युद्ध हुए, वियतनाम के आंतरिक युद्ध हुए और
कोरिया के आंतरिक युद्ध हुए जिसकी वजह से इनका विभाजन हो गया। फिर हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हथियारों की होड़, दोनों के दोनों जो महाशक्तियां थी या बड़े बड़े देश थे वो हथियारों की होड़ में लग गए थे। नए नए हथियार और आप कह सकते हैं घातक घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। आर्थिक बोझा, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने सैन्य खर्चे पर भारी मात्रा में धन खर्च किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था, दोनों महाशक्तियों ने जो हथियार है अपनी सेना के ऊपर हद से ज्यादा खर्च करा था, बहुत बड़ी मात्रा में। इससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन कम होता चला गया। फिर प्रचार और जासूसी की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने प्रचार और जासूसी का सहारा लिया। ठीक है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे, जैसे सपोज करिए कि दो जो महाशक्तियां हैं उत्तरी मतलब अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है, तो यूएसएसआर अपना प्रचार करती थी और अमेरिका को दिखाती थी कि अमेरिका कमजोर है। सेम यही अमेरिका करता था, अपना प्रचार करता था जिसमें वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाता था और यूएसएसआर को गरीब या कह सकते कमजोर दिखाया करता था। और दूसरा, जासूसी भी करवाई जाती थी। एक देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश में जाके वहां पे जासूसी करके नई नई खबरें भेज रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें भी होती थी। इससे वैश्विक स्तर पर अविश्वास और संदेह का माहौल बन गया था। ठीक है, अब देखिए, अब जब जासूसी होगी तो कहीं ना कहीं अविश्वास भी पैदा होगा। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष लिखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आंसर लिखने के बाद निष्कर्ष लिखते हैं तो आपके आंसर में जो मार्क्स हैं उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें, शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन एक जटिल और विनाशकारी घटना थी। कोरिया और वियतनाम जैसे देश के दुखद अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के दौरान वैचारिक लड़ाई किस हद तक विनाशकारी हो सकती है। ठीक है, ये भी बताया गया है इसमें कि जो विचारों की लड़ाई है वो किस प्रकार तक हानिकारक हो सकती है। ये जो युद्ध हुए थे कोरिया और वियतनाम में, उसको देख के देखा जा सकता है। ठीक है, ये शीत युद्ध का दौर था जिसके अंतर्गत सिर्फ विचारों की लड़ाई थी, परंतु ये लड़ाई कब हाथापाई पे आ गई, ठीक है, आमने सामने नहीं कहेंगे, पर देशों के बीच में कब हाथापाई पे आ गई, कब लाखों लोग मारे गए, ये वो बताती है। फिर हालांकि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति आवश्यक है। वैश्विक मतलब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय का सहयोग होना चाहिए और कूटनीति होनी चाहिए। दुनिया के विभाजन के रास्ते पर चलने से रोकने के लिए बातचीत और समझौते जरूरी है। ठीक है, अगर विभाजन को रोकना है तो बातचीत करना और समझौते करना जरूरी होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमने कंप्लीट आंसर को एक्सप्लेन किया। अगर आपसे शीत युद्ध के दौरान कोई भी आंसर पूछा जाता है, ठीक है, शीत युद्ध से रिलेटेड, तो आप ये आंसर वहां पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि शीत युद्ध के बारे में पूछा और उसके कारण पूछ लिए गए, तो आप कारणों के साथ साथ उसके परिणाम भी बता सकते हैं 4-6। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा लेंथी होगा, एग्जामिनर को लगेगा आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेम यही जो आंसर हमने आपको पढ़ाया, ये आंसर नीचे हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको भी कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके एक पीडीएफ कंप्लीटली आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी पे मिल जाएगी, कंक्लूजन के साथ हमने लिखा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वी औपनिवेशीकरण क्या है और अल्जीरिया या घाना का संदर्भ में इसकी क्या करनी है, चर्चा करनी है। इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला, आपको इस चीज का विवरण देना है कि वी औपनिवेशीकरण क्या है, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है अल्जीरिया या घाना का किसी भी एक का आपको उदाहरण लेना है और इस टॉपिक को उस उदाहरण के आधार पर क्या करना है, चर्चित करना है या फिर उसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर शुरू होता है वी औपनिवेशीकरण के बारे में अल्जीरिया घाना के संदर्भ के। तो सबसे पहले बात करें वी औपनिवेशीकरण। वी औपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपनिवेश ने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया। अब देखिए, वी औपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वी औपनिवेश ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। वी औपनिवेशिक कौन है? ऐसे देश जहां पे किसी अन्य देश ने अपना कब्जा कर रखा है, अपनी व्यवस्था बैठा रखी है, उन देशों को बड़ी शक्तियों से क्या मिली? आजादी मिली, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जैसे भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में इंग्लैंड से आई हुई जो कंपनियां थी वो यहाँ पे ब्रिटिश, जो कह सकते ब्रिटिश ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था पूरी तरह, तो भारत को उन चीजों से आजादी मिली। ठीक है, वी औपनिवेशीकरण वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को करने से उपनिवेशिक शासन से हमें अपनी आजादी मिली। फिर आगे देखिए, औपनिवेशिक शक्तियां, ठीक है, औपनिवेशिक शक्तियां कौन सी है? वे शक्तियां आप कह सकते हैं जो कि आई, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी औपनिवेशिक शक्ति थी। औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया। वी औपनिवेशीकरण 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने उपनिवेशों
को औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने और नए राष्ट्र के उभरने में मार्गदर्शन किया। ठीक है, तो वी औपनिवेशीकरण 20वीं शताब्दी या फिर 20वीं सदी में होने वाली एक इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं प्रक्रिया है, जिसने किस चीज में हेल्प करी, जिसने उपनिवेशों, ठीक है, वह देश जिनके ऊपर शक्ति किसी अन्य शक्ति का राज है, उपनिवेशों को औपनिवेशिक शक्तियों, ठीक है, आप समझे ना कि उपनिवेश वो देश है जैसे कि भारत जिसके ऊपर ब्रिटिश का राज था, तो भारत हो गया उपनिवेश और औपनिवेशिक शक्ति हो गया ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश हो गए, इंग्लैंड से जो लोग आए थे वो हो गए, ठीक है, और ये भारत हो गया। तो स्वतंत्रता प्राप्त करी और नए राष्ट्र का क्या हुआ, गठन हुआ, उभरने में उसको मदद मिली। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम सामने भी आए। फिर उपनिवेश मतलब कॉलोनी, किसी शक्तिशाली देश का वह दूरस्थ क्षेत्र है जहां उस देश के लोग बसते हैं और उस क्षेत्र में अपना नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए, अब समझिए, ठीक है, उपनिवेश क्या है कि सपोज करिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये भारत हो गया, ठीक है, और ये इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड से कुछ लोग आए, वो यहाँ पे भारत में बसने लगे, फिर उन्होंने क्या बनाई, अपनी कॉलोनियां बनाई यहाँ पे। तो भारत क्या हो गया, कॉलोनाइजेशन की एक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उपनिवेशीकरण का ये भारत क्या बन गया, एक क्षेत्र बन गया। इंग्लैंड से आए हुए लोगों ने यहाँ पे अपनी व्यवस्था बैठाई, ठीक है, साथ के साथ फिर समय के साथ साथ वो लोग राजनीति में भी घुसे, फिर कब्जा भी किया गया। तो उपनिवेश किसी शक्तिशाली देश जैसे कि ब्रिटिश का वह दूरस्थ क्षेत्र है, ठीक है, दूरस्थ मतलब वो देश क्या करते हैं, दूर दूर जगह जाके अन्य देशों में अपना कब्जा बैठाते हैं। तो दूरस्थ क्षेत्र जहां उस देश के लोग बसते हैं उस क्षेत्र पे अपना नियंत्रण रखते हैं। उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनिज्म के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को उपनिवेश बना लिया था। अब देखिए, यूरोप के जो देश है ना, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में तो आप देखेंगे कि यूरोप के जो देश है सबसे ज्यादा उन्होंने ही इस प्रोसेस को अपनाया है, ठीक है, और अन्य देशों पर अपना कब्जा कायम करा है। तो यूरोप के जो देश है शक्तियों ने एशिया, जिसमें भारत भी आता है, एशिया के कई देश, अफ्रीका और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो उपनिवेश शासन है वो बना लिया था। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो लोग आते तो यहाँ पे काम करने के तौर पे थे, परंतु समय के साथ साथ उन्होंने अपने काम को बढ़ाया। राजाओं, जैसे भारत का उदाहरण लें तो भारत में उस समय राजा व्यवस्था थी, तो राजाओं को अपने अंतर्गत शामिल किया और समय के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। यह प्रक्रिया 20वीं शताब्दी में तेजी से हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता हासिल करी। ठीक है, फिर क्या हुआ, विऔपनिवेशीकरण जिसके बारे में क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया तेजी से हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो यूरोप के कई सारे देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, ठीक है, जिन्होंने युद्ध करा था, उनकी अब हालत खराब हो चुकी थी। हालत खराब होने से तात्पर्य है कि ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास सेना थी कि वो जाके क्या कर सके, अन्य देश में जो उनकी व्यवस्था है उसको संभाल सके। तो वहां पे फिर उन देशों को स्वतंत्रता मिलना चालू हुई। विऔपनिवेशीकरण विभिन्न कारकों के कारण हुआ। अब इसमें देखें विऔपनिवेशीकरण क्यों हुआ। ठीक है, राज्यों को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली अन्य शक्तियों से। तो पहला आता है राष्ट्रवाद का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों में राष्ट्रवाद आंदोलन तेजी से बढ़े। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता और आत्म निर्णय की मांग करी। अब देखिए, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जब देश कमजोर हो गए थे, विश्व को पता ही चल गया था कि यूरोप की जो शक्तियां है वो कमजोर हो चुकी है। तो उपनिवेश, हम यहाँ पे उपनिवेश को कहे तो भारत के उदाहरण लेते हुए कि उपनिवेश के जो देश थे वहां पे राष्ट्रवाद की आंदोलन तेज होने लगे। भारत में हम उदाहरण ले तो भारत में जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ने लगे। कांग्रेस ने अपना कांग्रेस जो पार्टी उस समय पे आप कह सकते हैं देश की एकमात्र पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, एकमात्र तो नहीं कहूँगा, और भी पार्टियां थी, पर जो हम कह सकते बड़ी और सबसे शक्तिशाली पार्टी उस समय की थी। तो उस पार्टी के दौरान किए गए आंदोलन, राष्ट्रवाद के जो आंदोलन लोग कर रहे थे वो तेजी से बढ़ने लगे। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग करी। ठीक है, ये जो आंदोलन हुए उनमें लोगों ने मांग करी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और हम आत्मनिर्णय लेंगे, मतलब हम
अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अब निर्णय ले सकते हैं, तो हमें किसी और व्यवस्था की जरूरत या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुदायों का दबाव था उसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उपनिवेशवाद की निंदा की और उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने का आह्वान किया। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसने इस चीज में भी काम करा, क्योंकि उसने उपनिवेशवाद की निंदा करी थी। ठीक है, वो साफ साफ कहते थे, एक प्रकार से आप ये कहें उदाहरण के तौर पे, कि वो उपनिवेश की निंदा करते थे और उन्होंने उपनिवेश व्यवस्था को हटाने के लिए क्या करे, काम चालू करा, आह्वान किया। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, उपनिवेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों ने जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ा। फिर क्या हुआ, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो वह देश जहाँ पे उपनिवेश व्यवस्था शामिल थी, जैसे कि भारत, ठीक है, मतलब कायम थी, वहां पे लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने से तात्पर्य है कि हम स्टोरी के अगर आधार पर समझे कि देखें तो भारतीय लोगों को उस समय बहुत कमी छूट थी। ठीक है, जो लोग ब्रिटिश थे उन्हें ही सुविधाएं प्राप्त थी। फिर भी कुछ लोग जो कि भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत आगे तक गए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, ठीक है, उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, उन्होंने कॉन्टेक्ट्स बनाए। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर चीज़ हुआ। अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस समय थे। ठीक है, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, जिन्होंने संविधान लिखा वो बहुत पढ़े लिखे थे। तो क्या है कि शिक्षा बढ़ी, लोग जागरूक हुए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, हम अपने देश को चला सकते हैं, हम अपने देश की आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीज़ें हुई और आप कह सकते हैं कि फिर स्वतंत्रता के तो आंदोलन थे वो बढ़ने लगे समय के साथ साथ, और एक समय आया जहाँ पे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। फिर आते हैं उपनिवेशिक शक्तियों की कमजोरी। जैसा कि हमने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूरोप के देश थे उनकी हालत हो चुकी थी खराब, उनकी चरमरा चुकी थी। ठीक है, हालत। तो अब वो देश जब व्यवस्था अपने ही देश की नहीं चला पा रहे, तो अन्य देश में जहाँ पे उनकी शक्तियाँ या फिर आप कह सकते हैं व्यवस्था है, वो उन्हें कैसे चला पाएंगे। तो क्या हुआ, उनको नियंत्रण छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो नियंत्रण करने में असमर्थ हो गए और देश को आज़ादी मिल गई। बात करें अल्जीरिया का उपनिवेशीकरण की, तो अल्जीरिया 1830 से 1962 तक फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, फ्रांस का पूरा शासन अल्जीरिया पे था 1830 से लेके 1962 के बीच में। अल्जीरिया स्वतंत्रता संग्राम 1954 में शुरू हुआ था, जो कि 8 साल तक चला था। ठीक है, 1954 से 1962 तक अल्जीरिया में जो स्वतंत्रता संग्राम है वो चला, जो कि कुल 8 सालों का था। यह युद्ध अत्यंत हिंसक था, इसमें लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, यह युद्ध क्या था, अत्यंत हिंसक था। अब सपोज करिए कि एक व्यवस्था जो कि कई सालों से किसी अन्य देश पर कब्जा करे बैठी है, तो क्या वो शांति से या फिर आप कहें कि बिल्कुल आराम से वो व्यवस्था अपनी वापसी कर दी कि नहीं। ठीक है, युद्ध हुआ, इसके लिए लोगों ने लड़ाई करी अल्जीरिया में और लाखों लोग क्या हुए, मारे गए। इस हिंसक आंदोलन में लाखों लोग मारे गए, आंदोलन कहें, युद्ध कहें। फिर अंत है 1962 में फ्रांस ने अल्जीरिया को स्वतंत्रता प्रदान करी। वही बात करें घाना के उपनिवेशीकरण प्रक्रिया की, तो घाना 1874, ठीक है, 1874 से 1957 1957 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। जैसे भारत था वैसे ही घाना भी था। घानाई स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ और देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया है, क्वीन नक्रुमह के नेतृत्व में गति पकड़ी। 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था ये आंदोलन, ताकि घाना को स्वतंत्रता मिल सके। फिर नुक्रमुह ने अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक अवज्ञा का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में घाना को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मेनली तो यही था कि कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है, कितने साल तक चला था और किस व्यवस्था का कब्जा था। तो इन तरह के पॉइंट को आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आपके जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर घाना अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला उपनिवेश था। ठीक है, घाना क्या था, पूरे अफ्रीका के आप कहें द्वीप पे पहला जो देश था जिसने
औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी और इसने अन्य उपनिवेशों को भी प्रेरित किया। ठीक है, घाना सहित अफ्रीका में और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं देश थे जिन पे क्या अन्य देशों का कब्जा था, मेनली हम कहें ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, तो मेनली यहाँ पे क्या हुआ कि घाना पहला देश बना, उसको देखते देखते अन्य देशों ने भी इस चीज़ की पहल करी और अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करा। फिर इसके परिणामों की बात करें, विऔपनिवेशीकरण के परिणाम की, तो विऔपनिवेशीकरण ने दुनिया को बदल दिया बहुत बड़े स्तर पर। सपोज करिए अगर आज भी हम लोग या फिर अन्य देश जो आज छूट चुके हैं उस व्यवस्था से अगर आज भी कब्जे में होते तो वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की होती, क्या वो देश उतने डेवलप्ड कर पाते, क्या हम लोग उतना डेवलपमेंट कर पाते, तो बहुत ही आप कह सकते हैं नहीं। ठीक है, हमारा जीवन यापन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो जो उस समय हुआ था उसके बाद ही वो परिणाम है कि आज हम लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, जीवन यापन कर पा रहे हैं, हमारा जो देश है वो प्रगति कर पा रहा है। तो विऔपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है उसने देश को बदल दिया, दुनिया को बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ और इसने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ठीक है, नए देशों का उदय हुआ, जो विश्व के आप कह सकते हैं जो छवि थी वो बदल गई। विऔपनिवेशीकरण ने लोगों को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। ये जो विऔपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है इसने लोगों को आत्मनिर्णय करने की क्षमता दी और उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया और इसने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को भी जन्म दिया। हालांकि विऔपनिवेशीकरण से कई चुनौतियां भी पैदा हुई है। नए राष्ट्र को गरीब, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि एक देश जो कि आज़ाद हुआ और आने वाले सिर्फ कुछ सालों में या कुछ 10 सालों में वो अपना बहुत अच्छी प्रगति कर पाएगा, क्योंकि एक देश जो कि आप कह सकते हैं कि अभी अभी एक शक्ति के चंगुल से निकला है तो उसकी व्यवस्था उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। कई साल लग जाते हैं, कई दसियों साल लग जाते हैं उस देश को अपना विकास करने में। तो जो नए देश बने थे उनमें गरीबी थी काफ़ी बड़े स्तर पर। ठीक है, भ्रष्टाचार था, वहाँ पे जो नेता आए थे उन्होंने भ्रष्टाचारी करी बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, और जातीय संघर्ष भी था, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन देशों को। परंतु एक आप कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े तो आने वाले 10 से 20 सालों में आप लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं और आपका देश एक दिन आप कह सकते हैं कि विश्व के मंच पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप भारत का ही उदाहरण ले, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की क्या व्यवस्था थी और आज देखिए क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो ये है चीज़ें। विऔपनिवेशीकरण के बाद भी कई देशों ने उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। अब इसको भी समझिए, इस पॉइंट का मतलब, इसका मतलब है कि जब देश आज़ाद हो गए स्टिल कई सालों तक वो लोग उसका प्रभाव वहाँ महसूस कर सकते थे। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में हस्तक्षेप, कहीं ना कहीं किसी अन्य चीज़ में हस्तक्षेप। अब उदाहरण ले भारत का, ठीक है, तो देखिए 1947 1947 तक 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान जो था वो लागू हुआ। ठीक है, 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो अराउंड 3 साल तक तो हमने उन लोगों की व्यवस्था का जो संविधान है उसको अपनाया। साथ में आने वाले कई सालों में आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो हस्तक्षेप है ना वो देखने को मिले थे। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कंप्लीटली भारत को छोड़ दिया, या हम अन्य देशों का उदाहरण लें तो जहाँ पे उनकी शक्तियाँ व्यवस्थित थी वहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली उन्हें छोड़ दिया कि जाइए आप अपना काम करिए। नहीं, ठीक है, आने वाले कई सालों तक छोटी छोटी चीज़ों पर हस्तक्षेप देखने को मिला। विऔपनिवेशीकरण के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की भी बात करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, इससे रिलेटेड हो सकता है यही क्वेश्चन ना आए पर हो सकता है इस पॉइंट से या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। ठीक है, विऔपनिवेशीकरण ने क्या करा, लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, उनको आत्मनिर्णय लेने का जो अधिकार है या फिर आप कहें क्षमता है वो उन्हें प्रदान करी। फिर नए राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रीय गौरव, विऔपनिवेशीकरण ने राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना को जन्म दिया। राष्ट्रीय गौरव से क्या तात्पर्य, लोगों को गर्व होने लगा अपने देश पे। ठीक है, उनका जो देश है वो पहचाना जाने लगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विऔपनिवेशीकरण ने उपनिवेशों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है,
संस्कृति पुनर्रोधन से मतलब है कि जिन देशों पे कब्जा था अन्य देशों का, शक्तिशाली देशों का, वहाँ की आप कह सकते हैं तो जिन पे कब्जा था उनकी संस्कृति समाप्त होती जा रही थी समय के साथ साथ। तो क्या हुआ कि जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चालू हुई तो ये जो समस्या है ये भी खत्म हुई। लोगों ने अपने जो देश है उसको बचाया, उसकी संस्कृति को बनाए रखा। नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो गरीबी और भ्रष्टाचार, जो कि हमने ऊपर भी बात करी कि नए जब देश हुए थे आज़ाद तो उनके पास उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो कई दशकों सालों से, आप कह सकते कई 100 सालों से किसी अन्य देश के कब्जे में थे, उनकी व्यवस्था उन पे चल रही थी। तो फ्री होते ही उनको गरीबी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। जातीय संघर्ष उनके बीच में हो गया। अल्प विकास, क्योंकि उनका विकास उतना हुआ नहीं था, वो लोग इस विकास की स्थिति में बहुत कम थे। फिर असमानता, औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई गई सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कई देशों में आज भी मौजूद है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान, अब देखिए इस पॉइंट को भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कहें कि हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन जब किसी अन्य देश में गया तो वहां पे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने लोगों को बंटवारा कर दिया। तो वो बंटवारा मतलब वो बंटवारा आप आज भी देख सकते हैं, जातीय व्यवस्था आप आज भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक देखें तो रंग भेद, काले गोरे का जो आप कह सकते हैं विवाद था, काले गोरे का जो बंटवारा था, ये आप आज भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। तो क्या था कि ये औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किया गया था, परंतु वर्तमान समय में आम जनता भी उसे अपनाती है। ठीक है, आम जनता भी उसको भेदभाव को करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें निष्कर्ष के बारे में, तो इसका निष्कर्ष लिखना एक जरूरी चीज है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि निष्कर्ष जरूर से जरूर लिखिए, चाहे आपको 6 लाइन 8 लाइन का ही निष्कर्ष लिखना आए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हर को, सपोज करिए आपने किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा तो आप एक एक दो लाइन हर एक पॉइंट से उठा के इसमें लिख दीजिए, तो एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें, औपनिवेशीकरण 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसने दुनिया को बदल दिया और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। औपनिवेशीकरण ने लोगों को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इसके दौरान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को भी जन्म दिया। हालांकि औपनिवेशीकरण से कई चुनौतियां भी पैदा हुई। नए राष्ट्र आज भी जो नए देश है वो आज भी जूझ रहे हैं। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में आज भी विवादित इलाके हैं और कुछ क्षेत्रों में अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। औपनिवेशीकरण के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना नियंत्रण, अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट आंसर, जिसमें हमने औपनिवेशीकरण के बारे में बात करी थी। जो नेक्स्ट आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। स्टिल अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कॉमेंट जरूर करिए, आपके कॉमेंट में ही हम आपको आंसर को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साथ के साथ ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में भी कंप्लीट आंसर लिखा गया है। ठीक है, डीकॉलोनाइजेशन के बारे में है, उसके कॉजेज बताए गए हैं, साथ के साथ जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया है। जितना ईजी लैंग्वेज में हो सकता था उतना किया है। ठीक है, इम्पैक्ट हमने बताए हैं, प्रभाव, उसके बाद केस स्टडी के लिए तो अल्जीरिया का, साथ के साथ घाना की केस स्टडी भी है, और आखिर में कंक्लूजन भी दिया गया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक बार इन नोट्स को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका अगला क्वेश्चन है, पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया था, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, बिकॉज पेरिस आंदोलन के बारे में या पेरिस छात्र आंदोलन के बारे में आपकी बुक में एक चैप्टर दिया गया है जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आंदोलन हुआ था 1968 मतलब 1968 में। तो बात करें इसके बारे में, तो पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन के प्रभाव, क्रांति की लहरें और वैश्विक बदलाव के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम इस आंदोलन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो 1968 में पेरिस में हुए छात्र आंदोलन 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में से एक था। ठीक है, 20वीं सदी में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कहें, और साथ के साथ महत्वपूर्ण क्यों और किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये छात्र आंदोलन था। ठीक है, छात्रों के द्वारा किया गया था, उनकी कुछ मांगे थी, उनको पूरा करने के लिए, साथ में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में से एक था। इन आंदोलन ने
या इस आंदोलन ने न केवल फ्रांस को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया में छात्रों और कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवी को भी प्रेरित किया था। ठीक है, इस आंदोलन ने क्या करा, छात्रों को बड़े स्तर पर पूरे विश्व में प्रेरित किया कि वो अपनी मांग, अगर वो कुछ चाहते हैं और वो उनके लिए सही है तो उसकी मांग करें और साथ के साथ उसको प्राप्त करने के लिए आंदोलन करें। तो पूरी दुनिया में क्या हुआ, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी, जो बड़े दिमाग वाले लोग थे, ठीक है, उस समय पढ़े लिखे लोग थे और छात्र थे, इन सबको बड़े स्तर पर प्रभावित किया और प्रेरित किया। आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो पहला आता है आंदोलन क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी बेस क्या था। तो इसके बारे में देखें तो पहला आता है सामाजिक असंतोष। 1960 के दशक में फ्रांस ने युवाओं में सामाजिक राजनीतिक असंतोष व्याप्त था। वे पारंपरिक मूल्यों, वियतनाम युद्ध और जनरल चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में निराश थे। अब देखिए 1960 का दशक चल रहा था और फ्रांस में जो युवक थे, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रांस में जो युवा छात्र थे, उनमें सामाजिक और राजनीतिक असंतोष व्यक्त था। उनके बीच में, युवाओं के बीच में सामाजिक राजनीतिक असंतोष जो था वो व्यक्त था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, साथ के साथ वो पारंपरिक मूल्य, फिर वियतनाम युद्ध भी था। ठीक है, फिर चार्ल्स, जो जनरल चार्ल्स थे, ये युद्ध हुआ था उनके किसमें, नेतृत्व में। तो अब निराश थे। फिर दूसरा शिक्षा प्रणाली को लेके, हम आंदोलन के बेसिस की बात कर रहे हैं तो पहला समाज में असंतोष था। लोग, आप कह सकते हैं कि उनकी जो चीजें थी, जो उन्हें चाहिए थी, वो व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पा रही थी। फिर शिक्षा प्रणाली में असमानता, ये एक इंपॉर्टेंट कारण था, ठीक है, आंदोलन होने का। फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली को अभिजात वर्ग के पक्ष में माना जाता था, जिसके कारण छात्रों में भेदभाव और अवसरों की कमी का गुस्सा था। अब देखिए, अभिजात वर्ग के पक्ष में से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अभिजात वर्ग के अंतर्गत आता था, ठीक है, ऊंची फैमिली हो गए या फिर बड़े लोग हो गए, इस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत आता था, तो उसे अच्छी सुविधाएं और आप कह सकते हैं कि जो भेदभाव था वो उनके साथ नहीं होता था। परंतु वही लोग जो कि इस जाति या फिर आप कह सकते हैं इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आते थे, उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होता था और साथ के साथ उन्हें अवसर भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है, अवसर मतलब कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर जो अवसर चाहिए उन छात्रों को, या अच्छी पढ़ाई के लिए अवसर चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलते थे। तो इस बात का भी उनमें गुस्सा था। फिर आता है बौद्धिक परिवर्तन। इस समय नई सामाजिक राजनीतिक विचारधारा उभर रही थी, जैसे कि मार्क्सवाद, अराजकतावाद, नारीवाद। इन विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया और उन्होंने मौजूद व्यवस्था में चुनौती देने के लिए प्रेरित करा। ठीक है, एक तीसरा कारण ये भी है कि उस समय जब ये व्यवस्था फ्रांस में चल रही थी तो नई नई जो विचारधाराएं हैं वो उभर रही थी। ठीक है, नई नई विचारधारा से तात्पर्य है कि भाई मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो उभर के सामने आ रही थी, बढ़ रही थी, लोग अपना रहे थे। वहीं अराजकतावाद और नारीवाद की जो व्यवस्था है वो बढ़ रही थी। तो युवाओं को इस व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं ने प्रेरित किया ताकि वो क्या करें, उन्होंने मौजूद व्यवस्था को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया कि वो चुनौती दे सके। अब बात करें आंदोलन की घटनाओं की कि भाई आंदोलन जब हुआ तो उसके लिए कुछ घटनाएं तो घटी होंगी अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे, तो उनके बारे में। मई 1968, मई 1968 में पेरिस की सोरबोन विश्वविद्यालय में छात्रों को एक छोटे समूह ने प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन तेजी से हिंसक हो गया और पूरे शहर में फैल गया। ठीक है, मई के महीने में 1968 मई के महीने में क्या हुआ, सोरबोन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पेरिस, जो कि पेरिस में है, ठीक है, वहां के छात्र के छोटे समूह ने, मतलब छोटे से स्टूडेंट ग्रुप ने प्रदर्शन करना चालू करा और ये प्रदर्शन हिंसक भी हुआ और पूरे शहर में बड़ी जल्दी से फैला भी। फिर आता है जनरल स्ट्राइक। छात्र के प्रदर्शन से प्रेरित होकर फ्रांसीसी श्रमिकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। देश में लगभग 10 मिलियन लोग हड़ताल पर चले गए, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब देखिए, उस समय फ्रांस क्या था, एक ऐसा देश था जिसकी व्यवस्था अन्य देशों में भी फैली थी, जिसे हम क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन। ठीक है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी औपनिवेशिकरण के बारे में, कि जो फ्रांस देश था वो औपनिवेशिक देश था, वो अन्य देशों पर जाके कब्जा करता और वहां पे अपनी व्यवस्था चलाता था। तो क्या कर रहा था फ्रांस, ज्यादा से ज्यादा उन देशों पर ध्यान दे रहा था, अपने ही देश में, अपने ही छात्रों पे, अपने ही लोगों पे उसका ध्यान बहुत कम था। तो
अब इस चीज को देखते हुए लोग परेशान हो गए, ठीक है। परेशान हो गए तो उन्होंने क्या करा, हड़ताल कर दी। हड़ताल कैसे हुई कि छात्रों ने तो प्रदर्शन करना चालू करा, ठीक है। छात्रों ने प्रदर्शन किया और फ्रांसीसी श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। पूरे देश में जो 10 मिलियन लोग हैं वो हड़ताल पर बैठ गए। फ्रांस की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई। अब सोचिए कि जिस देश की जनसंख्या कुछ खास नहीं हो, ठीक है, वहां के 10 मिलियन लोग सीधा सीधा हड़ताल पे बैठ जाए तो क्या काम धंधा होगा, क्या वहां पे जो व्यवस्था चल रही है वो चल पाएगी, नहीं। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। फिर तीसरा पॉइंट आता है डी गॉल का संघर्ष। राष्ट्रपति डी गॉल ने आंदोलनकारियों को शांत करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सेना का सहारा लेना पड़ा और कुछ सुधारकों का वादा भी करना पड़ा। अब देखिए, डी गॉल जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या करा, आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उनको शांत करने के लिए क्या क्या करा, संघर्ष करा। एक तो उन्होंने सेना का सहारा लिया। सेना का मतलब आप कह सकते हैं कि ताकत से उन आंदोलनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, ठीक है, सहारा लेना पड़ा। और साथ में उन्होंने सुधारों का वादा भी करना पड़ा, ठीक है, कि उन्होंने वादा करा कि हम सुधार करेंगे इस व्यवस्था में। आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक परिवर्तन हुआ। 1968 में आंदोलनों ने फ्रांसीसी समाज में कई सामाजिक परिवर्तन लाए। महिलाओं को अधिकार, यौन स्वतंत्रता और शिक्षा के सुधार में आवाज उठने लगी। अब सामाजिक परिवर्तन आए 1968 में ये जो आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन आने लगे। महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए, यौन स्वतंत्रता प्राप्त हुई, शिक्षा के जो क्षेत्र था उसमें भी आपका आवाज उठने लगी और सुधार होने लगे। राजनीतिक बदलाव से बात करें तो आंदोलन ने फ्रांसीसी राजनीति को भी प्रभावित किया था। डी गॉल को 1969, ठीक है, में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और वामपंथी दलों ने राजनीतिक परिदृश्य में अधिक प्रभाव गेन किया, अधिक प्रभाव क्या करा, प्राप्त किया। तो जो राष्ट्रपति थे उस समय के, उन्हें 1969, ठीक है, 1969 मतलब 1969 में इस्तीफा देना पड़ा अपने राष्ट्रपति के जो पद थे उससे। और वामपंथी दलों ने क्या करा, राजनीतिक परिदृश्य को और ज्यादा प्रभावित किया। फिर आता है वैश्विक प्रेरणा, मतलब विश्व को इस चीज से क्या प्रेरणा मिली। 1968 में आंदोलनों ने दुनिया भर में छात्रों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस वर्ष कई अन्य देशों में भी छात्र आंदोलन शुरू हुए, जैसे अमेरिका, जर्मनी और जापान, ठीक है। अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी छात्र आंदोलन शुरू हुए ताकि जो छात्रों के आप कह सकते हैं कि मांगे हैं वो पूरी हो सके। फिर आता है आंदोलनों का महत्व। इस आंदोलन का क्या महत्व रहा। 1968 के छात्र आंदोलन केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव दुनिया में भी महसूस किया गया, पूरे विश्व में। देखिए, सबसे पहले पेरिस में हुआ, ठीक है, पेरिस छात्र आंदोलन 1968। उसके बाद जब विश्व को पता चला कि हाँ एक इस प्रकार का आंदोलन भी हुआ है, ठीक है, और वहां की सरकार उस आंदोलन के सामने झुकी और जो मांगे की गई थी वो पूरी हुई, तो अन्य देश जो है उन्होंने भी इस चीज से प्रभावित हुए और उन्होंने इस चीज को किया। वहां के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को किया। इन आंदोलनों ने युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में सोचने पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। फिर आज भी 1968 के आंदोलन को हम याद दिलाते हैं कि युवाओं में क्रांति लाने और दुनिया को बदलने की शक्ति होती है, ठीक है। फिर बात करें निष्कर्ष की, तो पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन 20वीं सदी का महत्वपूर्ण और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इन आंदोलन ने केवल फ्रांस ही नहीं परंतु दुनिया को बदलने में मदद किया और युवाओं को बदलने में मदद की, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों जो आंसर है अवेलेबल हैं। ये नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल है, जाइए चेकआउट करिए। और साथ के साथ इस सब्जेक्ट्स के और भी नोट आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में देखने को मिल जाएंगे। जितने पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े वो सारे के सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।